नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी भूगोल क्लास 9th की जो है अध्याय 5 में आपका स्वागत है। इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 9th भूगोल की हमने 4 कक्षाएं देखी हैं और यहाँ पे जो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको आपको दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया था कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण, और ये आपसे पूछा गया था। और साथ में जो है 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियाँ, ताजे और समुद्री ये सब जो बताया गया था। तो आपको हम क्लास 10th में जब भूगोल पढ़ाएंगे पहला चैप्टर, तो वहाँ पे भी जो है ये चीज़ दिया गया है। और हमने जो प्रश्न जब कराया था ये इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे जो दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है 90,000 जातियों के जानवर तथा 47,000 जो है जातियों के पौधे, ये क्लास 9th में दिया है। तो अगर अगली बार प्रश्न आए तो हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर उठा ले और आपको 47,000 और 90,000 दे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को समझते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, यानी प्रकृति जिसको खुद पैदा करती है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। अब जैसे अमेजन के जो जंगल है वो प्राकृतिक वनस्पति का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर जो है मानव का हस्तक्षेप ना के बराबर है। और इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्जिन प्लांट्स या वर्जिन वेजिटेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन जो पौधे भारत से बाहर आए उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विदेशज पौधे किन्हें कहा जाता है? जो भारत से बाहर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति के प्रकार देखते हैं। तो वनस्पति के प्रकार आपको जो महत्वपूर्ण है कक्षा परीक्षा दृष्टि से, तो ये आपको 5 जानने चाहिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। और इन 5 वनों से जो है आपको जो भूगोल के प्रश्न कराए गए थे 40 प्रश्न, उनमें से ये प्रश्न आए थे, जिसको हम आगे देखते हैं। पहले आते हैं हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में जानते हैं। और जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट हो गया एक तो, और पश्चिमी घाट में भी स्पेशली केरल में पाए जाएंगे, कर्नाटक में पाए जाएंगे। फिर लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, और असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक जो है ये सीमित है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक विकल्प दे सकता है। तो पश्चिमी घाट, जिसमें केरल और कर्नाटक हो गए, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, असम के ऊपरी भाग और तमिलनाडु तक ये सीमित है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। और फिर इन वनों में वृक्ष जो है 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो सबसे ऊंचे वृक्ष जो है इन्हीं वनों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं। और वनों में इनकी जो विभिन्न ऊंचाइयों में कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों को पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन जो है साल भर हरे भरे रहते हैं। तो हरे भरे वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं। और इनको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सदाबहार वन भी आए तो यही हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनमें जो महत्व के जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आबनूस जो वृक्ष इस कैटेगरी में आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में आबनूस आता है, जिसको एबोनी बोला जाता है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। तो आपको ध्यान रखना है कि आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना जो है ये कैसे वृक्ष हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के प्रकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको जो है फिगर दिखाया गया, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन है तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, फिर इधर लक्षद्वीप में पाया जाता है, इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। फिर यहाँ पे जो है आपको असम के जो कुछ भागों में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जो है असम के कुछ भागों में ऊपरी भाग जो है वहाँ पे बताया गया है, और साथ में मेघालय में भी यह पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर
तो ये आपके लिए उतने महत्व के नहीं हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। और एक सींग वाले गैंडे से रिलेटेड प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, असम में एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो है देख सकते हैं कि कई लेयर्स में, कई स्तर्स में आप जैसे देख रही है, बहुत बड़ा वृक्ष हो गया 60 मीटर लंबा, 60 मीटर ऊंचा जो है यहाँ पे वृक्ष हो गया। और उसके बाद उसके नीचे भी जो है वृक्ष हैं और फिर यहाँ पे लताएं वताएं आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक स्तरीकृत यहाँ पे जो है स्तरीकृत कई लेयर्स में जो है, कई स्तर में जो है यहाँ पे स्तरों में जो है यहाँ पे वनस्पति का जो है रहता है। अधिकतम ऊंचाई 60 मीटर रहता है और साथ में जो है यहाँ पे जो है लताएं वगैरह जो काफ़ी सारी होती हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा सघन भी होते हैं ये जंगल। फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ये जो है पाए जाते हैं, जिनके बारे में भी देखते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। और यह उन क्षेत्रों तक सीमित है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसलिए भी इनको पर्णपाती वन कहा जाता है, क्योंकि अपने पर्ण जो है या पत्ते जो है गिरा देते हैं। फिर है जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय जो है नम पर्णपाती वन में इनको डिवाइड किया जाता है, जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अतः वह ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो नम पर्णपाती होते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ कहाँ, तो ये देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों में, झारखंड में, पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। और इनमें महत्वपूर्ण जो है कौन से वृक्ष हैं, तो सागौन है। और सागौन आपको ध्यान रखना है कि इन वनों की सबसे मुख्य प्रजाति है। इसके अलावा बांस, साल, शीशम ये सब यहाँ पे उगाए जाते हैं। फिर आते हैं कटीले वन तथा झाड़ियाँ। कटीले वन तथा झाड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपको ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन, और इस प्रकार जो है वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में, जो राजस्थान वाला भाग है वहाँ पे कटीली वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इनमें गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्रों में शामिल हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मेनली गुजरात, राजस्थान में पाए जाते हैं, बाकी और अन्य राज्य हैं। और इसके जो है आप कुछ वृक्षों के नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो कटीले वन तथा झाड़ियों के अंतर्गत अकासिया, खजूर आप जानते ही हैं, यूफ्रेबिया और साथ में नागफनी, जिसको कैक्टस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकासिया, खजूर, यूफ्रेबिया, नागफनी, जिसको कैक्टस बोलते हैं, ये सब कैसे हैं, तो कटीले वन तथा झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। तो कटीले वन के अंतर्गत आते हैं। और इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी होती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। तो जो कटीले वन होते हैं उनके जो जड़ें होती काफ़ी लंबी होती हैं और ये ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर जो काफ़ी नीचे तक जाती हैं, जहाँ तक इनको पानी ना मिल जाए। पानी की तलाश में नीचे तक ये फैलती जाती हैं। पर पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं, जिन्हें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, यानी ज़्यादा इवोपरेशन होगा तो पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए जो उसको कम करने के लिए, वाष्पीकरण को कम करने के लिए जो है पत्तियाँ इसमें जो है छोटी होती हैं प्राकृतिक रूप से। और शुष्क भागों में झाड़ियाँ एवं कटीले पादप पाए जाते हैं। तो एकदम जो शुष्क भाग होते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पर्वतीय वन में आते हैं। तो पर्वतीय वन की हम बात करें, माउंटेन फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ओक और चेस्टनट। और फिर बात करें 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन को जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो शंकुधारी वन को हम कोनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कोनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इसके आप उदाहरण ध्यान रखिएगा, शंकुधारी वन। और ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं भारत में, अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए। और यहाँ पे जो चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। फिर है प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है। यानी 3600 मीटर की ऊंचाई से अधिक जाने पर अल्पाइन वनस्पति का जो है भाग आ जाता है, और इसके अंतर्गत जो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च जैसे वृक्ष आते हैं। और जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं तो वैसे वैसे वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। तो अल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं वहाँ पे जो है पेड़ वगैरह नहीं होते, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं। और इनका उपयोग जो कौन करता है, तो गुज्जर और बकरवाल, ये जनजातियों के नाम में आप ध्यान रखिएगा कि गुज्जर और बकरवाल कौन है, तो घुमक्कड़ जाति हैं। तो घुमक्कड़ जाति द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि गुज्जर और बकरवाल घुमक्कड़ जो है क्या है, तो घुमक्कड़ जातियाँ हैं, पशुचारण के लिए उपयोग करते हैं इनका घासों का। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, और फिर और अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे वृक्ष भी नहीं पाएंगे, घास भी नहीं पाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, मॉस होगा, लाइकन होगा। तो मॉस, लाइकन घास जो है टुंड्रा वनस्पति का अंतर्गत आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम 1000 से पहले तो हम 1000 से 2000 मीटर तक रहेंगे, फिर उसके बाद हम 1500 से 3000 जाएंगे, फिर उसके बाद जो है 3600 तक जाएंगे, और फिर 3600 के बाद जो है जब हम और ऊपर जाएंगे तो एक समय आएगा और 3600 में हमें अल्पाइन मिलेगा, अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे। और 1500 से 300 जो है शंकुधारी वन मिलेंगे। और अगर बात करें 3600 से भी अब जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ हमको जो टुंड्रा वनस्पति मिलेगी। 4000 ऊपर से ऊंचाई पे जो हमें टुंड्रा वनस्पति सामान्यता मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं, मैंग्रोव वन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंग्रोव वन जो है वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो आप ध्यान रखिए, मैंग्रोव वन जो है ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिनमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो है भारत में कहाँ कहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो ये भी देख लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति पाई जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, इससे आपका अगर विकल्प दिया जाएगा तो गलत नहीं होगा। गंगा यानी आपका पूरा सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है तो वहाँ पे पूरा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो गंगा का डेल्टा हो गया, वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया। फिर महानदी के डेल्टा पे भी पाए जाते हैं, और गोदावरी डेल्टा के भी पाए जाते हैं। कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में वनस्पति पाए जाते हैं। फिर एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है इनको किस नाम से जाना जाता है मैंग्रोव को, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको जो है सुंदरवन क्षेत्र है यहाँ पे, और उसका नाम पड़ा है सुंदरी वृक्ष से, जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था। और फिर बात करें, और जो सुंदरी वृक्ष हैं इनसे जो है मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, एंगियार के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। और फिर है कि इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। तो जो आपका सुंदरवन है वहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में, तो सुंदरवन में जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी है। और ये भी प्रश्न हमने पिछले एनसीईआरटी में भी देखा था और प्रश्न में भी देखा था। अब वन्य प्राणी की बात करते हैं, और यहाँ पे जो है आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वन्य प्राणी की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो जीवों की लगभग 90,000 प्रजाति, और देश में लगभग 2000 से अधिक जो है पक्षियों की प्रजाति, और साथ में जो है अगर बात करें तो मछलियों की 2546 प्रजाति। और भारत में जो है ये आपको आंकड़े ध्यान रखने हो सकता है इस बार परीक्षा में देते, चूँकि पिछली बार पूछ लिया था। फिर अगर बात करें स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं।
और अगर हम बात करें तो स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो असम, केरल और असम, कर्नाटक, केरल में ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे हैं, तो एक सींग वाले गैंडे हमने बता दिया था आपको कि पश्चिमी बंगाल और असम में पाए जाते हैं, और ये असम में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जो हाथी हैं, एशियाई हाथी, इनको एशियाई हाथी बोला जाता है, जो भारत में पाए जाते हैं। और एशियाई हाथी के मामले में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है एशियाई हाथियों की, तो कहाँ पे, तो कर्नाटक में है। और अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एशियाई हाथी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जंगली गधे और ऊँट पाए जाते हैं। तो कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में ध्यान रखिएगा जंगली गधे। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये भारतीय भैंसा, नीलगाय, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो आप इसको ईयर याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA शॉर्ट में बोलते हैं, 1972। और भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। और इसमें जो है कई सारे जो है, ये कह सकते बहुत ही एक जो है विशेष कानून है। और भारत में जो जीव सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और इसके अंतर्गत जो है 6 सूचियाँ भी हैं, 6 शेड्यूल्स भी हैं। और उसमें जो है अगर हम देखें तो जो पहला दूसरा जो इसका सूची है, उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। और पहले में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे बड़े जो जानवर हुए जो महत्वपूर्ण हमारे लिए, जैसे कि हाथी हुआ, शेर हुआ, टाइगर हुआ, ये सब फर्स्ट में रखे गए हैं। जो उससे कम महत्वपूर्ण वो सेकंड में रखे गए हैं, फिर उससे कम थर्ड, फोर्थ में रखे गए हैं। और जिनको हम मार सकते हैं, जिनको हम वर्मिन भी बोलते हैं, VERMIN, वर्मिन, तो ये 5वीं सूची में रखे गए हैं। और 6वीं सूची में ध्यान रखिएगा, 6वीं सूची जो WPA की है उसमें पादप पाए जाते हैं। तो कुछ पादप वहाँ पे दिए गए हैं जिनकी हम कॉमर्शियल खेती नहीं कर सकते हैं, वो नेचुरली ही उनको ग्रो होना है, और उसका जो कॉमर्शियली खेती नहीं किया जा सकता, वहाँ पे कुछ लिस्ट बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो WPA है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम है, ये जो है जीव जंतुओं की रक्षा तो करता ही है, प्रोटेक्शन तो देता है, साथ में पौधों की प्रजातियों की भी रक्षा करता है। और ये 6वें जो है इसमें बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, औषधीय पादपों की बात करें तो औषधीय पादपों में यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, और ये आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। तो सर्पगंधा, जामुन, अर्जन, बबूल, नीम, तुलसी पादप, कचनार, तो ये सब जो क्या है औषधीय पादप के उदाहरण हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत विश्व का अकेला देश है, बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर जंगल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है, तो गुजरात में गिर स्थल है। और साथ में बात की जाए तो बाघ जो है मध्य प्रदेश, ये सब में पाए जाते हैं। बाघ जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कई सारे राज्यों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में जो जानवर पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। और लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। और आपने इसको जो है इसका इमेज भी देखा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया है, लेकिन उनको यहाँ पे नाम वगैरह नहीं दिया, तो उतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और फिर जो है ये महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असंतुलन का कारण है। और इसमें जो है सरकार ने कई सारे कदम उठाए, आइए उन कदमों को समझते हैं। और इसमें जो देश में 18 जीव मंडल नीचे है, तो नीचे को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो जीव मंडल नीचे को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और देश में कितने हैं, भारत में कितने हैं, तो 18 है, ये संख्या ध्यान रखिएगा पहला चीज़। और ये आरक्षित क्षेत्र होते हैं, और इनमें से 12 जो है सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल,
पचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो 18 हैं ये, और अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 18 तो कुल जीवमंडल नीचे है भारत में आरक्षित क्षेत्र है, यानी 18 जो कुल बायोस्फीयर रिजर्व है। और इनमें से जो 12 हैं, तो आपको ध्यान रखना 12 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में रखा है, जिसकी गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की गई है। तो ये कौन करता है? तो यूनेस्को करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके अंतर्गत करता है? तो मैप प्रोग्राम के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है यूनेस्को का। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मैप प्रोग्राम कौन संचालित करता है? तो यूनेस्को करता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। और इसके साथ में जो है यूनेस्को जो है बायोस्फीयर रिजर्व की जो है सुरक्षा के लिए भी इस प्रकार से मैप प्रोग्राम के तहत कार्य करता है। और यूनेस्को ने जो है भारत के 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जीवमंडल नीचे हैं, जिनके नाम है सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक एक साथ में है, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना ये हैं। और आपसे प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, सुंदरवन दिया गया था, नंदा देवी दिया गया था और मन्नार की खाड़ी दिया गया था। तो आपके ऑप्शन तीनों सही थे, तो आपका उस केस में आंसर ई था, आपको ध्यान होगा अगर। फिर आते हैं हम आगे, और यहाँ पे जो आपके जो महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। और नेशनल पार्क्स आपको जो है परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, स्पेशली पीआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है नेशनल पार्क्स ध्यान रखना है। और तो कुल नेशनल पार्क्स की जो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या इस समय भारत में 106 है। और अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की, तो टाइगर रिजर्व 54 है, 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। और यहाँ पे जो है जो महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं, तो जो दाची गाम है, तो दाची गाम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पहला चीज़। और जो है दाची गाम के बाद अगर हम बात करें तो राजा जी यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। फिर है जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखिएगा। हेली नेशनल पार्क भी नाम इसका था और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, हेली उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से या हेली नेशनल पार्क के नाम से। आज इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो दुधवा जो है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद अगर सरिस्का की बात करें, केवलादेव घाना की बात करें, तो ये जो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और केवलादेव घाना आप याद रखिएगा, ये जो है पक्षी अभ्यारण्य भी है, बायोस्फीयर बर्ड सेंचुरी भी है, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। केवलादेव घाना को जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है या केवलादेव घाना है, तो ये सब कहाँ पे है? ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा है, कान्हा महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है कर्नाटक में देख लेते हैं, तो कर्नाटक में जो है रंगना डिटू करके एक है। और इसके अलावा बांदीपुर महत्वपूर्ण है कर्नाटक में। और अगर मुद्दुमलाई की बात करें तो मुद्दुमलाई जो है केरल में स्थित है, नाम से भी आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो गुंडी है, गुंडी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं इधर सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आते हैं हम यहाँ पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में बहुत महत्वपूर्ण है। और मानस भी जो है असम में है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार जो है इतने सारे जो है आपको ध्यान रखने हैं। और इतने सारे एनसीईआरटी में चूंकि ये दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। एक सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना कि इस हिसाब से आपको तैयार कर लेना है, जैसा आपको बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है कि सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। और शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण जैसे कार्यक्रम लाए गए हैं। 103 नेशनल पार्क, ये थोड़ा पुराना है तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है ऐसा। और अगर हम बात करें 3 चीज़ों की, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, पूछा जाता बार बार। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। फिर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, लाइन से जान लीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में, ईयर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें प्रोजेक्ट राइनो यानी गेंडे का जो प्रोजेक्ट था कब आया था? तो 2005 में आया था, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है एक है ग्रेट बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ये राजस्थान में पाया जाता है, पक्षी है जो राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में इस समय सीमित हो गया है और इस पर काफ़ी खतरा भी है। तो ग्रेट बस्टर्ड पक्षी है ये। और ग्रेट बस्टर्ड जो प्रोजेक्ट था ये आया था 2013 में, तो आपको ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से कई बार पूछा गया है। फिर आते हैं 18 जीव मंडल, नीचे आप देख लीजिएगा,
जिसमें सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है। और नीलगिरी की बात करी जाए तो नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में है। ये आपको ध्यान रखना कौन कौन से, केरला, लाइन से याद कर लीजिए, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी। ये आपको ध्यान रखना। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेघालय में स्थित है नोकरेक। ग्रेट निकोबार तो नाम से ही आपको पता चल गया। मानस भी आपको पता है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल में है। डिब्री सैखोवा ये असम में है। अगस्त्य मलाई जो है ये तमिलनाडु में जाएगा। और फिर इसका कंचनजंगा जो है असम जो है ये सिक्किम में। आपको ध्यान रखना कंचनजंगा सिक्किम में है। ये मिश्रित जो है बायोस्फीयर रिजर्व का एक पहला जो है स्थल है, कह सकते हैं। मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया हुआ। और फिर पंचमढ़ी है, अचानकमर अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है। कोल्ड डिजर्ट आपको ध्यान रखना है, तो कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क जो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। कई बार लद्दाख आप लगा देते हैं रेगिस्तान की वजह से, लेकिन जो ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व वाला पार्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। फिर है शेषाचलम है, फिर पन्ना है। तो पन्ना तो जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। और फिर प्रवासी पक्षियों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो साइबेरियन सारस बहुत फेमस है। साइबेरियन क्रेन है, इंग्लिश में साइबेरियन क्रेन है बोलते हैं। और ये जो है भारत में सर्दियों में आते हैं, चूँकि जो पक्षी होते हैं ये हाइबरनेशन की प्रक्रिया नहीं जा सकते हैं। जो हाइबरनेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे भालू वगैरह होते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो कई महीनों के लिए सो जाते हैं। जब सर्दी कम हो जाती है तब वो लोग फिर उस हाइबरनेशन से, उस निद्रा से निकलते हैं। क्योंकि उनका जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनपायी होते हैं, उनमें यह व्यवस्था होती है कि वो हाइबरनेट कर सकते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं वो हाइबरनेशन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो त्वचा जो स्किन होता है उस प्रकार का नहीं होता है। तो इसलिए इनका एक ही चीज़ है कि अगर जैसे साइबेरिया का क्षेत्र ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और हमने बात किया था कि हिमालय की उपस्थिति की वजह से भारत पे जो है जो साइबेरिया क्षेत्र की जो ठंडी हवाएँ हैं, या सेंट्रल एशिया केंद्रीय जो है सेंट्रल एशिया की जो है जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत की तरफ नहीं आ पाती हैं, नहीं तो भारत एक ठंडा रेगिस्तान होता। तो ये जो है ठंड की वजह से जो है साइबेरिया रूस से ये उड़ के आते हैं साइबेरियन सारस क्रेन हर साल भारत में। और ये कच्छ का रण इनका एक पसंदीदा जगह है। तो आप ध्यान रखिएगा कि साइबेरियन क्रेन जो है कहाँ पे आते हैं, तो कच्छ का रण में। और जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगनी वाली फ्लेमिंगो हज़ारों की संख्या में आती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेमिंगो है ये कहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो ही आते हैं जहाँ पर मरुभूमि समुद्र से मिल रही होती है। फिर है, और ये क्या करती है, तो खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उसमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेक ये सब है। तो इतना, अब प्रश्न पे आ जाते हैं सीधे सीधे। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो रबड़ का संबंध जो है हमने देखा था तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। और आप लोग जो कमेंट करके बताइए कि रबड़ का उत्पादन जो है किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, और वो ऐसा ही देश होगा जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन ज़्यादा पाए जाएंगे। फिर अगला प्रश्न, सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी जो है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप ध्यान रखिएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा टाइगर रिजर्व या बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में सुंदरवन ध्यान रखिएगा, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरवन नेशनल पार्क या सुंदरवन टाइगर रिजर्व। फिर है, भारत में कौन सा जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में लिए गए हैं। तो ऐसा ही प्रश्न कुछ आपको आया था। तो भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में लिए गए हैं, यानी यूनेस्को का जो है, तो उसमें कौन से आपके हो जाएंगे, तो हो जाएगा नीलगिरी के बारे में हमने देखा था, तो ये आपका हो जाएगा। और बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी भी है और मानस नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा पहले का है, अब सभी आ गए हैं और मानस नहीं है बस, तो इसलिए जो है। और यहाँ पे हम लोग एक बात चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया था कि जो कौन कौन से, तो नीलगिरी है और साथ में जो मन्नार की खाड़ी भी है और नंदा देवी है, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, सिमलीपाल है, कंचनजंगा, पन्ना है। तो पन्ना भी है, तो इसका मतलब है वह प्रश्न जो है एक हिसाब से गलत हो गया, उसको अपडेट नहीं किया गया इसी वजह से। तो आपको उसमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बस नया नहीं लगा लीजिए, नीचे में नहीं लाए गए हैं। तो जब नहीं लाए गए तो आपका आंसर हो जाएगा मानस। तो अब आगे बढ़ते हैं। और मानस आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है मानस यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो 12 है, 18 में से जो 12 यूनेस्को के अंतर्गत आते हैं,
वो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो आपकी जो यह कक्षा है समाप्त होती है और अब इसके बाद जो है आपका भूगोल एनसीईआरटी 10th क्लास का स्टार्ट हो जाएगी कक्षाएं, और 2 दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर आपकी भूगोल 10th क्लास की एनसीईआरटी की कक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। और साथ में जो 6 से 8 सोशल साइंस वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं और 9 से 10 जो सोशल साइंस वाले अभ्यर्थी हैं जिनका भूगोल विषय है, तो वो लोग जो है बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें। और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से कवर करना, और साथ में इसके अलावा पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक जितने भी प्रश्न आपके भूगोल से पूछे गए हैं वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इसलिए आपको उनका भी विश्लेषण करना चाहिए। और सभी प्रश्न नहीं महत्वपूर्ण होते पीजीटी में, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो है चैनल प्लेलिस्ट में आपको बता ही दिया गया है, और इस कमेंट में भी आपको चैनल प्लेलिस्ट दे दिया जाता है। और साथ में आप लोगों में से जिनका भूगोल है तो वो लोग जो है विश्व भूगोल की कक्षाएं जरूर कर लें। तो विश्व भूगोल की कक्षाएं आपको जो है मानचित्र को आप एक क्लास में जो एक महाद्वीप को ख़त्म कराया गया है बहुत ही शानदार नोट्स के साथ में, और वो नोट्स वगैरह भी जो पीडीएफ में टेलीग्राम पे अवेलेबल भी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अब भूगोल 10th क्लास के एनसीईआरटी में। जय हिंद साथियों।